दोस्तों, कतर में 50 से ज़्यादा इस्लामिक देशों का सम्मेलन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने इस्राएल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देशों से एक ज़रूरी अपील की है। अगर ये मान लिया जाए तो इस्राएल के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इनके अलावा इकलौता मुस्लिम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है और साथ में आपको बताएंगे इस्लामिक बैठक के शुरुआती भाषण में कतर के अमीर शेख ने दुश्मन के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया है। आपको सब कुछ बताएंगे। इनके अलावा लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। इस्राएल के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क को लेबनान के खुफिया एजेंसी ने तबाह कर एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में आपको बताएंगे गाजा जाने वाली समुद्री काफिला ट्यूनेशिया से रवाना हो चुका है गाजा की तरफ। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में आज मुस्लिम देशों के 50 से ज़्यादा नेता इस्राएल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने बुलाई है। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इस्राएली हमले का जवाब देना है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्राएल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारे मुस्लिम मुल्क एकजुट हो और इस्राएल से हर तरह का रिश्ता तोड़ दें। ये बयान उन्होंने उस समय दिया जब वो कतर रवाना हो रहे थे। पेजेश्कियान ने साफ कहा, इस्राएल किसी भी हद को नहीं मानता। उसने गाजा के साथ साथ कतर, लेबनान, इराक, ईरान और यमन तक पर हमले किए हैं और ये सब कुछ वो अमेरिका और यूरोप के समर्थन से करता है। उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वहाँ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को मौत के हवाले किया जा रहा है और अमेरिका इन जुर्मों को ढाल देता है इस्राएल को हथियार और सपोर्ट देकर। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि अगर मुस्लिम मुल्क वाकई एक होकर खड़े हो जाएं तो इस्राएल की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी देश पर हमला करे या अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले रौंदे। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस्राएल को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस्राएल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश ये ना सोचे कि वो गाजा युद्ध से बचा रहेगा। दोस्तों, इससे पहले रविवार को इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा में इस्राएल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने इस्राएली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस्लामी देशों की बैठक कतर में शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआती भाषण कतर के अमीर शेख ने दी। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने साफ साफ कहा कि कतर पर एक धोखेबाज और कायराना हमला किया गया जिसमें हमास नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाया गया। अमीर ने कहा कि कतर के लोग हैरान रह गए और पूरी दुनिया भी इस आतंकी और कायर हमले से दंग रह गई। उन्होंने बताया कि जिस समय यह हमला हुआ उसी वक्त हमास की लीडरशिप कतर और मिस्र से मिला अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, अगर इस्राएल वाकई हमास की राजनीतिक लीडरशिप को मारना चाहता है तो फिर उनसे बातचीत क्यों कर रहा है। अमीर तमीम ने कहा कि कतर ने हमेशा शांति और बातचीत की कोशिश की है। कतर की मध्यस्थता से ही इस्राएली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली हुई थी, लेकिन अगर बातचीत करने वाले लोगों को ही निशाना बनाया जाएगा तो साफ है कि इस्राएल का असली मकसद बातचीत को नाकाम करना है। अमीर ने दो टूक कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और इस्राएल के हमले का डटकर सामना करेगा। उन्होंने इस्राएल की सरकार को चरमपंथियों की सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार नस्ल भेदी और आतंकवादी नीतियां चला रही है। गाजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस्राएल ने गाजा को नरसंहार की जंग में बदल दिया है। उनका कहना था कि इस्राएल चाहता है कि गाजा रहने लायक ना रहे और वहां के लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया जाए। सिर्फ गाजा ही नहीं, अमीर ने कहा कि इस्राएल सीरिया को भी बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस्राएल बार बार नए हालात बनाकर अरब दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। अमीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी वार किया और कहा कि वो सपना देख रहा है कि पूरी अरब दुनिया इस्राएल का इलाका बन जाए।
लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है। अंत में अमीर तमीम ने याद दिलाया कि अगर इस्राएल ने अरब शांति पहल कबूल कर ली होती तो पूरे इलाके को अनगिनत त्रासदियों से बचाया जा सकता था। वैसे दोस्तों, इस सम्मेलन से दुनिया भर के मुस्लिम सिर्फ भाषण नहीं बल्कि कार्रवाई चाहते हैं। अब देखना यह है कि इस सम्मेलन में कितना कार्रवाई इस्राएल के खिलाफ हो पाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोमवार को लेबनानी अधिकारियों ने ऐलान किया कि इस्राएल के लिए काम करने वाले जासूसों को पकड़ा गया है, आतंकी साजिशों को नाकाम किया गया है और एक इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क को भी तोड़ा गया है। बेरूत में आंतरिक सुरक्षा बल की इंटेलिजेंस शाखा के दफ्तर में हुई एक अहम सुरक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री अहमद हज्जार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस्राएली दुश्मन के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, आतंकी योजनाओं को रोका है और संगठित अपराध से जुड़ी कई नेटवर्कों को खत्म किया है। हालांकि मंत्री ने अभी यह खुलासा नहीं किया कि गिरफ्तार किए गए लोग इस्राएल के लिए किस तरह का काम कर रहे थे। बता दें कि इस्राएल ने कई बार लेबनान पर युद्ध थोपा है और अब भी लेबनानी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है। मंत्री हज्जार ने आगे कहा, हमारी खुफिया एजेंसियों ने उन ग्रुप्स और लोगों को पकड़ा है जो चरमपंथी सोच में घुसने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। इस प्रीएम्प्टिव एक्शन यानी पहले से उठाया गया कदम की वजह से देश के अंदर बड़ी आतंकी वारदातें होने से रुक गई। इसके अलावा लेबनानी गृह मंत्री ने एक और बड़ा खुलासा किया, हमने एक इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क को भी तोड़ा है। इस नेटवर्क के सरगना और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग बेरूत पोर्ट के जरिए ड्रग्स की बड़ी खेपें भेजने वाले थे। दरअसल एजेंसियों ने करीब 65 लाख कैप्टागोन की गोलियां बरामद की। ये ड्रग्स सऊदी अरब भेजे जाने वाले थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस मामले में दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, तो हज्जार ने बताया, हाँ, लेबनान की सुरक्षा एजेंसियां तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और कई और देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के कुल 16 जहाज रविवार शाम तक ट्यूनेशिया के अलग अलग बंदरगाहों से रवाना हो चुके हैं। फ्लोटिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता खालिद बुजम्मा ने बताया कि 11 जहाज उत्तरी ट्यूनेशिया के बिजर्त बंदरगाह से शनिवार और रविवार के बीच गाजा के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 3 जहाज राजधानी ट्यूनिस के सीदी बौ सईद बंदरगाह से निकले, जबकि एक जहाज अभी वहीं खड़ा है जो जल्द ही निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है या अब तक निकल चुके हैं। इस बीच अल जजीरा के मुताबिक सोमवार सुबह तक सभी जहाज़ों ने बीजट बंदरगाह से गाजा की ओर सफ़र शुरू कर दिया है। अब तक 40 से ज़्यादा जहाज़ इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें इटली से निकली नौकाएं भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में ट्यूनेशिया, ग्रीस और स्पेन से और जहाज़ इसमें जुड़ेंगे। इन जहाज़ों पर 44 देशों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता और दर्जनों टन मदद सामग्री मौजूद है। उम्मीद है कि यह काफिला करीब 10 दिनों में गाजा के तट तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस सफर के दौरान मुश्किलें भी सामने आई। आयोजकों का कहना है कि जब फ्लोटिला ट्यूनेशिया के पानी में मौजूद था तो 2 जहाज़ों पर ड्रोन से आग लगाने वाले बम फेंके गए। इस हमले की पुष्टि ट्यूनेशियाई अधिकारियों ने भी की और उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, ये पूरा अभियान कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठबंधन से चलाया जा रहा है। इस फ्लोटिला में कई मशहूर कलाकार, नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जो सब एक ही मकसद के लिए एकजुट हुए हैं, गाजा की घेराबंदी को तोड़ने और वहां की जनता तक राहत पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।